अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस के सिलसिले में इंकशाफात का सिलसिला जारी है। गफलत सीनियर पुलिस एहलकारों ने की है, मलबा जूनियर्स पर डाला जा रहा है। ये तफसीलात प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे। शुगर मिल्स माफिया एक बार फिर कौन सा खेल खेल चुके हैं, प्रोग्राम में आपको चीनी महंगी होने का चक्कर बताएंगे, इसे जानकर आप चक्करा जाएंगे। लेकिन पहले जिक्र होगा तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खुलफशार का। जवाब कोई राज नहीं रहा है। पार्लियामेंट के फ्लोर से लेकर तंजीमी सतह तक गिरोहबंदी खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद बानी पीटीआई ने पार्टी में ऑपरेशन क्लीनअप का इंदिया दिया है। बानी पीटीआई ने पहले मरहले में 26वीं आनी तरमीम के मौका पर गैर हाजिर रहने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ घेरा तंग कर दिया और वाजे किया कि ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। खबरों के मुताबिक अक्टूबर 2024 को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के दिन जरका, सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम और जैन कुरैशी गैर हाजिर थे, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता जहूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी पार्टी क़यादत के राब्ते में नहीं थे। इसके अलावा तरमीम के दिन गैर हाजिरी पर असलम घुम्मन, रियाज फतियाना, मुकदार अली खान और औरंगजेब कच्ची को भी शो कॉज नोटिस जारी किए गए। खबरों के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया कि जैन कुरैशी के अलावा बाकी तमाम गैर हाजिर अरकान पार्लियामेंट को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। दूसरी जानिब ये खबरें भी सामने आई हैं कि इस वक्त पीटीआई में वकला और सियासी ग्रुप आमने सामने आ चुके हैं। वकला ग्रुप ने बानी पीटीआई को सियासी ग्रुप के रहनुमाओं शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और जुनैद अकबर के खिलाफ शिकायत लगाई। इसी ग्रुप ने बानी पीटीआई को सवाबी जलसे पर जुनैद अकबर की शिकायत लगाई और बताया कि सवाबी जलसे में सिर्फ 3-4 हज़ार लोग आए। बानी पीटीआई को यह भी बताया गया कि अली अमीन गंडापुर ने सवाबी जलसे के लिए फंड्स नहीं दिए। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकालने पर पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात की खलीज बढ़ रही है। एक तरफ शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा में तनाव चल रहा है, तो दूसरी जानिब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर और शहरियार आफरीदी ने अपना वजन शेर अफजल मरवत के पलड़े में डाल दिया। शहरियार आफरीदी ने तो यह दावा भी कर दिया कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को निकालने की कोई बात नहीं की थी। रोजाना जंग की रिपोर्ट के मुताबिक शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला पार्टी में धड़ेबंदी और पार्लियामेंट में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में बगावत को जन्म दे सकता है, क्योंकि यह वाहिद फैसला है जिस पर पार्टी में बानी के फैसले के खिलाफ इख्तलाफी आवाजें बुलंद हो रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरचे अभी ये इख्तलाफात दबे अंदाज में किए जा रहे हैं और शेर अफजल मरवत ने अभी मुझे क्यों निकाला का नारा बुलंद किया है, मगर अगले मरहले में वो इससे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से रास्ते में। सवाल यह है कि क्या शेर अफजल मरवत की पीटीआई से बेदखली वाकई बानी पीटीआई की बड़ी तंजीमी गलती है और इससे इख्तलाफात का नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। सवाल यह भी है कि क्या 26वीं तरमीम पर पार्टी लाइन से मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट के अखराज से पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में बगावत का खतरा है और किसी फॉरवर्ड ब्लॉक के साए भी मंडला रहे हैं क्या? बात करेंगे। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे और सवाल यही है कि अब तो इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और पीटीआई के लिए इस मुश्किल सूरत हाल में ऐसे इख्तलाफात का होना और उनका हल ना किया जाना वो अपने आप में मजीद इख्तलाफात को, मजीद नुकसानात को जन्म दे सकता है, जो कि पीटीआई पहले ही बहुत मुश्किल से झेल पा रही है। शौकत यूसुफजई साहब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? चले एक यहाँ पर वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद शौकत यूसुफजई साहब के साथ यही सवाल करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, किसी भी गलती को सॉल्व करने का या किसी भी मसले को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये होता है, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, कि पहले तो उस मसले को एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ ये मसला है। क्या आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ नाउ शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि उसके पार्टी के अंदर इख्तलाफात आ चुके हुए हैं, गिरोहबंदी हो चुकी हुई है और इमरान खान साहब की जो कैद है, उनकी जो अदम मौजूदगी है यूं कह लें, उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है बाज़ लोगों की तरफ से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, बात यह है ना कि एक दो बंदों की आपस में लड़ाई से आप ये समझ सकते हैं कि ग्रुप बंदी है और आप ये समझ सकते हैं कि कोई पार्टी को नुकसान हो रहा है। आपको पता है कि इमरान खान की काल पे लोग निकलते हैं। तहरीक इंसाफ में इंडिविजुअल किसी की कोई इतनी अहमियत नहीं है, कोई जाए कोई आए। आपके इल्म में है कि बहुत सारे लोग चले भी गए, क्या फर्क पड़ा? 8 फरवरी को आपने देखा रिजल्ट
कि लोगों ने फिर भी वोट दिया, इमरान खान को दिया, तो वोट तो इमरान खान का है। ये बाकी आपस की लड़ाई अगर कोई करता है तो डिसिप्लिन की वायलेशन होती है तो उस पर तो एक्शन भी लिया जाता है। तो देखिए मेरा नहीं ख्याल है इसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करने के बाद। पाकिस्तान में इतने मसाइल है, इतने इश्यूज हैं कि वो हल करने की जरूरत है। ये आई डोंट नो कि पता नहीं क्यों इस तरह के इश्यूज को उछाला जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल है चलिए कि उसकी मैं एग्जांपल देता हूं सर आपको, एक एग्जांपल देता हूं। अब वो लोग जो कि 26वीं तरमीम के प्रेजेंट किए जाने के टाइम पे जो नहीं आए, जो गैर हाजिर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। बहुत अच्छी बात है, आपकी पार्टी का डिसिप्लिन है, होनी चाहिए। जैन कुरैशी इससे एक्सक्लूडेड है, उनको इससे इस्तिस्ना दिया गया है कार्रवाई से। तो इसको क्या समझा जाए? इसको गिरोहबंदी ना समझा जाए? नहीं देखें, ये बिल्कुल गलतफहमी है। ये पार्टी का अपना डिसिप्लिन है, उसकी कमेटी है, कोर कमेटी है, उसमें तमाम इश्यूज को डिस्कस किया गया है। डिस्कस करने के बाद रिपोर्ट दी गई है और रिपोर्ट के बाद उस पर एक्शन लिया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आंखें बंद करके फैसले हो रहे हैं। ये बिल्कुल उस पर काफी टाइम दिया जा रहा है, हर एक को वो किया जा रहा है। अच्छा, इन लोगों से तहकीकात की गई है? वैसे इनसे बातचीत की गई है, पूछगछ की गई है इनसे? ये कहाँ गए थे, क्यों गायब हुए थे? देखिए डेफिनेटली पार्टी ने इस पे काफी काम किया है, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन इन लोगों को रीच आउट तो नहीं किया गया ना? पार्टी, इन लोगों को रीच आउट तो नहीं किया गया? पार्टी, देखिए मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का अपना डिसीजन है। इसमें हम बाहर के हम बैठे हुए लोग हम क्या उस पर तबसरा आप भी तो पार्टी का हिस्सा है ना सर? आप कौन सा नून लीग से है? मैं थोड़ा सा पुराना हूं ना, इसलिए फिर तो ज्यादा इज्जत होनी चाहिए आपकी। तो बस मेरा ये ख्याल है कि पार्टी डिसिप्लिन के लिए अगर कोई एक्शन होता है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। इससे देखें इमरान खान जेल में है, अगर हम अपनी खेलेंगे तो फिर तो लेकिन देखें ना सर, देखें अब वो पैमाना, एक पैमाना भी तो होगा ना। पैमाना क्या है कि जी गैर हाजिर रहे, और अगर यही पैमाना है, इंडिविजुअल लेवल पे किसी से बात नहीं की, और यही पैमाना है कि गैर हाजिर क्यों रहे, तो फिर उस पैमाने पे तो जैन कुरैशी भी पूरा उतरते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इंडिविजुअल तहकीकात की गई हैं तो हो सकता है उस दिन वाकई कुरैशी साहब के पेट में दर्द हो, वो ना पा रहे हो, और बाकियों के पास कोई उज़र ना हो, तो बाकियों के खिलाफ कार्रवाई आप कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिविजुअली किसी से बात ही नहीं की और एक ही पैमाने पर सबको रगड़ा जा रहा है, तो फिर कुरैशी साहब क्यों नहीं? नहीं देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है कि आप अपने मेंबरान को शोकाज नोटिस दें, अपने मेंबरान को पार्टी से निकालें। ये कोई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, और इन मुश्किल हालात में। देखिए मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे पिछले दौर में, तो 20 एमपीएस को इलेक्शन के वक्त पे निकाला गया था। जब क्या आपको पता है कि 20 हलकों में काम हुआ था, उनके जरिए काम हुआ था, लेकिन वो सारे फिर हार गए, नहीं आ सके असेंबली में। तो देखिए ये हर पार्टी में इस तरह की करेज नहीं होती है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में ये करेज है। अच्छा। और उनका वोट बैंक चूंकि इमरान खान का है, इस पर कोई असर तो पड़ता नहीं है। कोई आए कोई जाए, इससे क्या फर्क? अच्छा चलें, ये जरा सवाल ले लें। शहरयार अफरीदी कहते हैं कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को निकालने की कोई बात नहीं की। अब एक ऐसे आदमी की बात हो रही है, होता ना, चले कोई ऐसा अननोन सा वर्कर होता, समझ में आती है। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा वर्कर आपका, जब पार्टी डेड पड़ी हुई थी, वो आदमी जलसे जुलूस रैलियां निकाल के पार्टी को एक नई जान बख्श रहा था, उस आदमी को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी में एक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोला गया, बानी ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो सर इस तरह के इख्तलाफ को अगर आप कह रहे हैं कि ये इख्तलाफ पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो फिर कौन सा इख्तलाफ होता है सर जो पार्टी के लिए नुकसानदेह होता है? नहीं, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, आप मुझे सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर, आपको आप सुन पा रहे हैं? मैं शेर अफजल को निकालने को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी के डिसिप्लिन जो है उसके तहत जो भी आए, पार्टी के डिसिप्लिन का तो मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि पार्टी का डिसीजन है ना। फिर खान सर यही तो प्रॉब्लम है, पार्टी का डिसीजन नहीं है। पार्टी का एक हिस्सा कह रहा है कि ये पार्टी का डिसीजन है ही नहीं, पार्टी का एक हिस्सा कह रहा है पार्टी का डिसीजन है। ये देखिए ना, ये तो प्रॉब्लम है। अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला तो पार्टी का चेयरमैन ही कर सकता है ना, वो ही बता सकता है, वो कंफ्यूजन दूर कर सकता है। हाँ। क्योंकि मेरी तो बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं बता रहे इस बारे में, क्यों नहीं आके हवा क्लियर कर रहे? जहां तक शेर अफजल मरवत की बात है, आपको पता है मैंने भी उनके हक में आवाज उठाई थी, तब तक जब तक फैसला नहीं आया था। अच्छा। जब फैसला आ जाए, जाहिर है इमरान खान का फैसला है, पार्टी का फैसला है, फिर तो हम आर यू श्योर कि इमरान खान का फैसला है? बाय द वे मैं शेर अफजल मरवत साहब को एक मशवरा दे सकता हूँ कि देखिए फैसले होते हैं पार्टियों में, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर लें, अगर खामोश रह जाते हैं
और तो हो सकता है उन बहाल भी हो सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है। देखिए, अगर अगर आप कहते हैं कि इमरान खान ने ये फैसला नहीं किया है, तो फिर तो डरने की बात ही नहीं है। किसी ना किसी वक्त तो इमरान खान तक ये बात पहुंच जाएगी ना, और चलें वहां से ठीक है। डिसीजन आ अच्छा जाएगा। शौकत साहब, एक बात लेकिन जरा मेरा मुझे ये ख्याल है बताइएगा कि ब्रीफली। लास्ट टाइम आपने बड़ी अच्छी बात की थी, आप काफ़ी पुराने हैं माशाल्लाह और आपकी उतनी इज्जत होनी चाहिए। खान साहब से आपकी मुलाकात आखिरी दफ़ा कब हुई थी? मेरी मुलाकात क्या? आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई आपकी खान साहब से? मेरी मुलाकात आखिर दफा मेरे ख्याल से जमान पार्क में हुई थी। जमान पार्क, चलो ठीक हो गया। अच्छा, रिसेंटली मुलाकात हुई है, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा हो चुकी है फवाद चौधरी साहब की। अब मुझे एक बात बताएं, एक आदमी वो उनकी बहुत इज्जत है लेकिन ना वो पार्टी का हिस्सा है ना पार्टी के अफेयर से उनका कोई लेना देना है, उनका बार बार खान साहब से मुलाकात करना, अब ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती मुलाकात कराई जा रही है, खान साहब हामी भर रहे हैं तभी तो मुलाकात हो रही है। इस डिसीजन को आप किस तरह देखते हैं? नहीं नहीं, देखें, उनकी जो मुलाकात है ना, वो तो 9 मई में जब वो केस के लिए जाते हैं ना, तो वो सारे केस में है ना, 9 मई के केस में है, वो अडियाला जेल में है केस, तो वो उनको मजबूरन जाना पड़ता है। वहां पे खान साहब भी आते हैं तो डेफिनेटली दुआ तो सलाम आप तो भी हो चले जाती जाया करें, होगी इसमें, ऐसे मेरे तो फिर ख्याल आप भी में। मिल सकते हैं उनसे। फवाद चौधरी नहीं, क्यों? हम तो जा नहीं सकते क्योंकि 9 मई में मेरा नाम नहीं है ना। अगर होता तो बहुत अच्छा होता, मैं भी जाता, मुलाकातें होती। लेकिन 9 मई को तो मुझे खुद यहाँ पे रगड़ा पड़ा था, आपको याद है, मेरे कपड़े फट गए थे। तो 9 मई को मेरे साथ जो कुछ हुआ तो वो भी आपके सामने है। बहरहाल देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी का डिसीजन जो है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, हर हाँ किसी को पार्टी के डिसीजन फॉलो करना पड़े। देखिए, एक वक्त ऐसा था 2014 में, जब जहांगीर तरीन और मेरी लड़ाई हुई इशू के ऊपर, और जहांगीर तरीन ने कहा कि जी अगर ये वजीर होगा तो मैं पार्टी में नहीं होऊंगा, तो वो डिसीजन पार्टी ने मजबूरन, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी था, ठीक है। उन्होंने कहा जी इसको वजारत से निकाल। तो मुझे निकाला गया, तो पहला एक बड़ा चैनल था, उन्होंने मुझे कॉल की कि जी आपको निकाला है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये अंदाजा हो गया कि जी मैंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ, ये पार्टी का डिसीजन मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो क्या हुआ, मतलब उसके बाद फिर दोबारा वजीर बन गया। तो उसमें से देखिए, झगड़ा था ये क्या आपका आते उनके हैं इस साथ? तरह, ये मतलब कि जी, झगड़ा था क्या आपका उनके साथ वैसे? झगड़ा आपको नहीं पता? वो पीपीएचआई के इशू पे था ना, वो तो सारी दुनिया को पता था। अच्छा चले, नहीं ऐसी आपके उनकी जो आपके कोई मुंह से सुनने का एजेंसी दिल थी किया, हमने कहा जरा याद ताज़ा हो जाए दोबारा वापस। वो जो पीपीएचआई था उनका, या उनका था या जिसका भी था, लेकिन वो ये चाहते थे कि, कि जितने ये आरएससी या बीएचयू है, ये आप उनके हवाले कर दें, सही। और 1 लाइन बजट आवाज हो, बढ़ाइए वो जरा जी। उसको हैंड ओवर कर दें, ताकि हम खुद चलाएं, ठीक है। गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल ना हो। तो मैंने कहा कि यार फिर तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही खत्म कर दो, फिर इतने लोगों को तनख्वाह हम क्यों दे रहे हैं? सरकारी डॉक्टर भी हो, वो अलग तनख्वाह ले, आप पहले और पानी आप का अपनी ग्लास पी अलग लें दुकान शौकत साहब, खोले। एक पानी का ग्लास पी लें, जरूरी है। जी आप पहले एक पानी का ग्लास पी लें। नहीं है पानी मेरे पास, नहीं, वो पानी का नहीं, मेरा सीना खराब है, बहुत सख्त खराब है। सर इतना बोझ लेके फिरेंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इतने राजों का बोझ लेके फिर रहे हैं आप। आज कुछ उगल दें, उससे शिफा मिलेगी। आज बता दें कि पार्टी के अंदर मसला चल क्या रहा है, असल में हो क्या रहा है पार्टी के अंदर, ये सीने से बोझ उतार दें आप। इंशाल्लाह पार्टी ठीक हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है ना, ये लाजमी होता है, ये झटका होता है। वो इंजेक्शन लगता है ना, तो थोड़ी सी सुई दर्द करती है, फिर बाद में शांत हो जाता है इंसान। ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे मामला। शेर अफजल ने भी कहीं नहीं जाना है, किसी ने कहीं नहीं जाना है। शेर अफजल हमारा वर्कर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोल रहा है इसका। अब अगर वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर ले तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। सर बेसिकली शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहां से शांति का पैगाम आना चाहिए, अमन का पैगाम आना चाहिए, वो नहीं आ रहा ना सर। आपने 3 खत लिख छोड़े, वहां से जवाब आया कि खत नहीं मिलेगा, खत मिला ही नहीं, अगर मिलता तो पढ़ते भी नहीं, पढ़ते तो आगे दे देते। तो वो एक शेर था गालिबन मीर का था कि नामबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे, कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। अच्छा, मजे की बात यह कि वो देखे ना देखे, दुनिया तो देख रही है ना। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। उनका जो मकसद है इमरान खान का जो खत से मकसद है वो क्या है?
वो जो इस वक्त इश्यूज हैं वो हाईलाइट हो गए हैं, वो दुनिया के सामने आ रहे हैं कि ये हुकूमत नाजायज हुकूमत है, इनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है, इनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक सहारा देकर उसको हुकूमत को कायम कर रखा गया है। अगर ये मजीद देर तक रहती है तो इससे नुकसान पाकिस्तान को होगा। अब अगर आप देख रहे हैं और मुसलसल सिर्फ कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्जों पे ही चल रही है हुकूमत, और कर्जे पहले भी लिए जाते थे लेकिन उसमें वापसी भी होती थी। इस हुकूमत ने 2000 में वापसी का तो नाम ही नहीं है कर्जों की, सिर्फ लिए जा रहे हैं। 27,000 एक कर्जा ले गया, $1 अरब अभी और ले रहे हैं। सही। शौकत साहब, आपका आई थिंक वो लिंक फ्रीज हो गया है, लेकिन मैं इंतहाई मशकूर हूँ शौकत यूसुफजई साहब का कि उन्हें हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, एक तो मुस्तफा कत्ल केस में कुछ नई पेशरफ्त सामने आई है, लेकिन शुगर मिल माफिया एक दफा फिर एक्टिवेट हो चुका हुआ है और आपको हमने एक स्पेशल रिपोर्ट दिखानी है, आपके लिए सेगमेंट तैयार किया है। आपको बताएंगे कि कौन कौन सा सियासी रहनुमा, किस किस सियासी जमात का बड़ा बड़ा कायद वो शुगर मिल्स का न सिर्फ मालिक है, बल्कि जो कुछ हो रहा होता है कहीं ना कहीं ताने बाने इन बड़े बड़े लोगों से जाके मिलते भी हैं। इस वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, मुस्तफा कत्ल केस में तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला जारी है। अपने बच्चे की तलाश में दर दर की ठोकरें खाती वजिया आमिर अब अपने बच्चे की लाश की राख की तलाश में तड़प रही है और अदालत तारीख पर तारीख दे रही है। यही नहीं बल्कि सीनियर पुलिस एहलकारों की गफलत का सारा नजला आज भी मातहत पुलिस एहलकारों पर गिराया जा रहा है। मुस्तफा की वालदा की लरसती आवाज चीख चीख कर अपने बेटे की तलाश में गफलत बरतने वाले एहलकारों का नाम ले रही है, मगर हैरत अंगेज तौर पर आईजी सिंध कोई बात सुनने को तैयार है और ना ही वजीर आला सिंध इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं। पुलिस आज तक इस बात का सुराग नहीं लगा सकी कि मगवी नौजवान को कैसे कत्ल किया गया, मौत की वजह तशद्दुद है, गोली है या मुस्तफा को जलाकर कत्ल किया गया। मुस्तफा के कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे? क्या दोस्तों की आपसी लड़ाई ने एक मां से उसका बेटा छीन लिया? मामला पैसों का लेन देन है या फिर एक लड़की के कत्ल जैसे संगीन जुर्म का मुहर्रिक बनी? मुस्तफा के घर से निकलने के बाद अरमगान के घर में क्या हुआ? 6 जनवरी से 14 फरवरी के दरमियान क्या हुआ? 7 जनवरी को दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इस दौरान सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुस्तफा की गाड़ी को क्यों नहीं तलाश किया गया? 9 जनवरी को माशा को पुलिस ने थाने में तलब किया, मगर वो थाने आने के बजाय अमेरिका कैसे फरार हो गई? क्या पुलिस ने लड़की के फरार में मदद दी? अगर पुलिस मददगार नहीं थी तो तफ्तीश के लिए उसका वारंट क्यों नहीं हासिल किया गया? केस की नाकिस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठे न करने पर डीआईजी साउथ सैयद असद रजा ने एसएचओ थाना दरख्शां और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दरख्शां समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। एसएचओ दरख्शां आगा अब्दुल रशीद पठान, एसआई दरख्शां जुल्फिकार और इन्वेस्टिगेशन के एएसआई इफ्तिखार अली को मुअत्तल करके इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दिया गया। मगर सवाल यह है कि पुलिस सिर्फ एसएचओ और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल करके किसे बचाना चाहती है? क्योंकि 7 जनवरी के बाद से मुस्तफा की वालदा वजिया आमिर ने मुसलसल पुलिस एहलकारों से लेकर ऑफिसर्स तक सबके किरदार पर सवालात उठाए हैं और आज प्रोग्राम एक पाकिस्तान में के साथ शेयर किए गए अपने वीडियो पैगाम में भी उन्हीं खदशात का उन्होंने इजहार किया। सवालात हैं कि ख़त्म नहीं हो रहे, खदशात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। माँ है कि इंसाफ की जंग लड़ने को तो तैयार है, लेकिन एक माँ के मजीद कुछ सवालात हैं। वो पुलिस एहलकारों की मुअत्तली पर खुश नहीं है, बल्कि उनका मुतालबा है कि इस केस की मजीद तहकीकात की जाए। वालदा के मुताबिक काले शीशे और मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी शहर से बाहर कैसे गई? किसी सिग्नल, किसी नाके और किसी टोल प्लाजे पर गाड़ी को क्यों नहीं रोका गया? वजिया आमिर ने खदशा जाहिर किया है कि इसके बेटे के कत्ल और मुजरिमान की वापसी की कहानी में झोल है। एक मां को जो ना के तफ्तीश के तरीक़ाकार से आगाह है और ना ही कानूनी पेचीदगियों के बारे में मालूमात रखती है, अगर इसे इस कहानी में झोल दिखाई दे रहा है तो पुलिस इस अहम नुक्ते पर गौर क्यों नहीं कर रही? बेटे की तलाश के बाद अब वो अपने रख्त जिगर के सोख्ता जिस्म की खवालगी की जंग लड़ रही है। आज 2 रोज हो गए, लाश के बारे में मालूमात तो मिल गई, मुल्जिम के घर से मिलने वाले खून के नमूने भी मैच कर गए, मुल्जिमान का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। वज़ीर आला से लेकर गवर्नर तक, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, हर फर्द इस केस पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, मगर माँ को अपने बेटे की लाश तहाल मिल न सकी। जैसे बच्चे की तलाश के लिए तारीख पर तारीख दी जाती रही है, अब माँ को बेटे की सोख्ता लाश लेने के लिए भी तारीख ही दी जा रही है।
वालदा को तारीखें क्यों ना मिले जब मुबैना कातिल का बाप ताकत के जोम में मुब्तला हो, जब वो कानून को घर की बांदी समझे, जब सरे बाजार वो अपनी ताकत की धौंस दिखाए। ये ताकत का कैसा जोम है कि आप एक कातिल को बचाने के लिए निजाम को ललकारना शुरू कर दें। ये कैसा नशा है कि आप सरेआम दाना पानी बंद करने की धमकियां देने लग जाएं। एक लम्हे को उस मां का ख्याल तो कर लें कि जिसका नाजों में पला बेटा सुख्ता हालत में लावारिस दफन हो गया। इस ममता के बारे में सोचें कि जिसके लख्ते जिगर की लाश से उसका सर और बाजू तक गायब है। एक लम्हे निज़ाम इंसाफ और पुलिस सिस्टम के बारे में सोचें कि यह किस हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है, जहां एलीट तबके से ताल्लुक रखने वाली मां को उसका बेटा नहीं मिलता, बेटा मिलता है तो उसकी लाश की हवालगी के लिए तक जो है वो तगदौ करना पड़ती है। इस सूरत हाल में आम आदमी मुतवस्सत तबके के फरियाद जो है वो किसके पास करे, वो गरीब किस रियासत के किस हिस्से को जाके अपनी फरियाद करेगा। हमें ज्वाइन किया रजब अली, हमारे रिपोर्टर हैं कराची से। रजब अली, ये बताइएगा कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? जिस नुक्ते का इजहार खुद मकतूल की वालदा बार बार कर रही हैं, जिस झोल का जिक्र वो बार बार कर रही हैं, वो पुलिस एहलकारों को नजर क्यों नहीं आ रहा? और फिर जब वो खुद कह रही हैं कि अफसरान तक ने गफलत की है, बड़े बड़े अफसरान ने, तो उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? देखें, जैसा कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल जब ये केस मुंतकिल हुआ था, तो अब जब ये सारी सूरत हाल सामने आई, उसकी लाश की इत्तला मिल गई, तो उसके बाद एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने अपने आप को बचाने के लिए इस मामले से जो है वो इस मामले से खुद को हटाने के लिए DIG CI मुक़द्दस हैदर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो है वो अब तक की जो ऑफिशियली जो इंक्वायरी उन्होंने जो प्रेस के सामने जो पेश की कि जी अभी हमें जो है वो इसके कत्ल की जो है वो तस्दीक हो गई है। भाई, कत्ल की तस्दीक आपको उस वक्त क्यों ना हुई जब अरमगान आपने गिरफ्तार किया और 2 रोज़ तक आपके पास रहा, यानी शाम को गुज़िश्ता हफ्ते को जब पुलिस का मुकाबला हुआ, मुकाबले के बाद जब अरमगान को गिरफ्तार किया गया, पूरी रात वो आपके पास रहा। फिर अगले रोज़ जो है वो 1 दिन का जो है वो रिमांड भी आपको जो है वो मुंतजिम जज ने जब दिया, 2 दिन तक वो आपके पास रहा। आप ये मालूम न कर सके कि उसने कत्ल करके लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाया। अलबत्ता उसके बाद में देखें, आप ये प्रोटोकॉल देखें कि एक जो है बड़े बाप की जो औलाद थी, जो बड़े बाप की औलाद अरमगान जैसे बंदे ने जिसने एक नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, उसको इतनी मोहलत दी कि उससे कुछ उगलवा ना सकी। बाद जब ये पुलिस पर जब प्रेशर पड़ा और जब ये तीसरे मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया, शिराज को, तो उसके बाद ये तमाम तर जो है वो तफसीलात शिराज ने जब एतराफ़ किया कि हाँ भाई 6 जनवरी को अरमगान ने धोखे से मुस्तफ़ा को घर पर बुलाया, तो वहाँ पर झगड़े के दौरान उसको मार दिया और मारने के बाद उसको जो है नीम मुर्दा हालत में गाड़ी में डाल के, उस गाड़ी में जो कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी जिसपे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, सियाह शीशे थे। आप देखें कि बलूचिस्तान से जब आप कराची में आते तो 10 जगह नाकों पर आपको चेक किया जाता है। मुख्तलिफ इदारे, कोस्ट गार्ड हो गए, रेंजर्स हो गई, पुलिस हो गई, कस्टम्स हो गई, तमाम इदारे आपकी गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं। और जब कराची से एक गाड़ी जा रही है, नॉन कस्टम पेड गाड़ी भी अगर वो है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ब्लैक शीशों वाली गाड़ी, और यहाँ से लेके वो सिर्फ हबचौकी तक नहीं पहुँची है, जो हबचौकी डिस्ट्रिक्ट है, हबचौकी डिस्ट्रिक्ट से जिस हबचौकी से लेके तकरीबन कोई 100 किलोमीटर के फासले पर दरेजी इलाका है, जो कि गैर आबाद पहाड़ियों के दरमियान एक खुश्क नहर है, जहां पर ले जाकर उसको कत्ल कर दिया गया। अच्छा, हब पुलिस की भी जो है यहाँ पर नाअहली सामने आती है कि जब 6 जनवरी को ये इंसिडेंट रात में हुआ और रात गए, यानी 7 की सुबह अरमगान और उसका दोस्त जो शिराज जो है वो गाड़ी को जो है आग लगाने के बाद वहाँ से कहते हैं कि 3 घंटे तक वो पैदल चलते रहे, मतलब कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। और जब पुलिस ने जो 6 जनवरी को 11 जनवरी को जब गाड़ी रिकवर की है, तो वो अपनी FIR में लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, शुगर माफिया सरगर्म हो गया है, लेकिन उनके पीछे किन किन बड़े बड़े लोगों का हाथ है, ये आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िरीन, पाकिस्तान में चीनी इस्तेमाल करने वालों के लिए कड़वी खबर यह है कि चीनी की कीमत काबू से बाहर होती जा रही है। जो चीनी आज से ढाई माह पहले 132 रुपए में मिल रही थी, खरीदने वालों को वो अब लगभग 160 रुपए किलो में मिलेगी। और मिल्स मालिकान का तो ये कहना है कि इनकी लागत ही 170 रुपए किलो है। 1 किलो चीनी की कीमत सिर्फ 2.5 माह में 28 रुपए क्यों बढ़ी? जब आप इसकी वजह जानेंगे तो घबरा जाएंगे और चकरा जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी एक जालिमाना
चक्कर में फंसी हुई। महंगाई का चक्कर, बदउनवानी का चक्कर, रिश्वत सतानी का चक्कर, स्मगलिंग का चक्कर, लॉबिंग का चक्कर और असर रसूख का चक्कर। जो पाकिस्तानियों के लिए चीनी बनाते हैं और चीनी बेचते हैं वो कारोबार नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तानियों के साथ खेल खेल रहे हैं। चीनी बनाने वाली मिलों के जो मालिकान हैं वो या तो बाअसर हैं या फिर खुद ही हुक्मरान हैं। इसलिए चीनी की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है और चीनी की पॉलिसी भी। अब जानिए कि पाकिस्तानी अवाम के साथ खेल कैसे खेला जाता है। शुगर मिल्स मालिकान पहले हुकूमत को कहते हैं कि मुल्क में तो चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, ऐसा करते हैं इसे मुल्क से बाहर बेच देते हैं, कुछ ज़र मुबादला आएगा मतलब बरामद कर देते हैं। ये चीनी पाकिस्तान में बनी होती है, इस पर लागत रुपयों में आती होती है, लेकिन बैरून मुल्क यही चीनी डॉलरों में बेचकर मुनाफा कमा लिया जाता है और अपनी जेबों में डाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ मिली भगत से या हुकूमत को अंधेरे में रखते हुए एक खेल खेला जाता है। खेल ये है कि मुल्क में चीनी वाफर मिकदार में होने की यकीन दहानी असल में गलत बयानी होती है। जब पाकिस्तानी चीनी बाहर डॉलरों में बेच दी जाती है तो मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा हो जाती है। जब चीनी की किल्लत पैदा होती है तो मुल्क में पहले से मौजूद चीनी महंगी हो जाती है। फिर जब ये महंगी चीनी कम होते होते नायाब हो जाती है तो एक और खेल खेला जाता है। फिर बाहर से चीनी दरामद की जाती है और उसकी अदायगी भी डॉलर्स में की जाती है। आपने देखा चीनी के चक्कर में कितने चक्कर हैं। ये जो चीनी अब 160 रुपए किलो हुई है, बस जरा सा माजी में जाएं तो आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता साल जून से अक्टूबर 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई, यानी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई और फिर अक्टूबर में मजीद 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मिली। यह खबर DawnNews.tv की है। इसके मुताबिक अगर गुज़िश्ता साल के पहले 7 माह में अफगानिस्तान को 59 लाख डॉलर्स की चीनी बेची गई थी तो रवां माली साल के पहले 7 माह में 26 करोड़ डॉलर्स की चीनी बेची गई। आज़म की यह गुफ्तगू 2 दिसंबर की है और आज 16 फरवरी को चीनी की कीमत 28 रुपए बढ़ चुकी है। यही कुछ 2023 में भी किया गया। चीनी की पैदावार और ज्यादा बताई गई थी, खपत कम बताई गई थी और 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क भेजने की इजाजत ले ली गई। हुकूमत को बताया गया कि चीनी बरामद भी कर दी गई है तो मुल्क में चीनी की मिकदार जरूरत से ज्यादा मौजूद रहेगी। लेकिन क्रशिंग सीजन में भी अभी 2 माह रहते थे जब इक्तिसादी राब्ता कमेटी को बताया गया कि मुल्क में तो चीनी का बहरान पैदा हो गया, अब तो चीनी दोबारा बाहर से मंगवाना पड़ेगी। इस मौके पर हुकूमत में ही शामिल वुज़रा एक दूसरे को इल्जाम देते रहे थे। 2020 में जब चीनी बहरान आया था तो उसकी तहकीकात भी की गई थी और तहकीकात की रिपोर्ट भी जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में भी बताया गया था कि शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत का गठजोड़ होता है, क्योंकि शुगर मिल्स मालिकान में या तो सियासतदान खुद शामिल हैं या उनके हिस्सेदारी है। हुक्मरान और सियासतदान किसी तरह चीनी के सनतकारों को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसीज बनाते हैं। इस पर रोजाना डॉन की रिपोर्ट आंखें खोल देती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हुक्मरान पंजाब का शरीफ खानदान भी कई शुगर मिल्स का मालिक है। शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो उन्होंने अपने खानदानी कारोबार को फायदा पहुंचाने के लिए नई मिल्स लगाने और पहले से मौजूद मिल्स को मुंतकिल करने पर आयद पाबंदी खत्म की थी। रोजाना डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की मार्केट में 50% से ज्यादा हिस्सा सियासतदानों का है। मुल्क में चीनी की 89 मिल्स हैं, इनमें से 40 मिल्स के मालिक सियासतदान हैं या शरीक मालिक हैं। चीनी की मजमूई मार्केट में सबसे ज्यादा हिस्सा जहांगीर तरीन का है। पीपल्स पार्टी शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी सिंध में 9 मिल्स में हिस्स रखते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा के शौहर जुल्फिकार मिर्जा भी सिंध में चीनी के कारोबार के बड़े स्टेक होल्डर हैं। खुसरो बख्तियार तहरीक इंसाफ दौर में वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक रहे। इनके भाई हाशिम जवां बख्त पंजाब के वजीर खजाना रहे, ये भी चीनी की सनत से वाबस्ता है। हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर भी चीनी के कारोबार से वाबस्ता है। शुगर मिल्स के मालिकान या शरीक मलकियत रखने वाले दीगर सियासतदानों में गुजरात के चौधरी ज़का अशरफ, सरदार नसरुल्लाह दरेशक, मखदूम अहमद महमूद और मियाँ मोहम्मद अजहर शामिल हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुशर्रफ दौर वफाकी वजीर रहने वाले अब्बास सरफराज खान 5 शुगर मिल्स के मालिक हैं। यह है सियासत और चीनी की सनत का वो गठजोड़ जो चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ाता है और इसकी अपनी जेब में 5 अरब रुपए चले जाते हैं। अब सुनिए कि चीनी माफिया करप्शन करता कैसे कैसे तरीकों से है। चीनी बहरान पर जो तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसके मुताबिक 9 तरीकों से करप्शन की जाती है।
दो खाते रखे जाते हैं, सट्टेबाजी से कीमत बढ़ाई जाती है, चीनी बनाने की लागत कागजों में ज्यादा दिखाई जाती है, काश्तकारों को कम पैसे देकर कागजों में ज्यादा दिखाए जाते हैं। चीनी का महंगा होना तो एक मसला है, इससे बड़ा मसला यह है कि ऐसा बहरान तकरीबन हर साल आता है। ये बहरान पैदा करने वालों का तरीका वारदात भी कई साल से तब्दील नहीं हुआ। इसके बावजूद हुकूमत हर साल ये बहरान पैदा होने देती है और पैदा होने के बाद सर पकड़कर बैठ जाती। अब क्या कहा जाए, क्या ये हुकूमत की नीयत फतूर है? हर हुकूमत नाअहल है? क्या हुकूमत को अब तक मालूम नहीं पड़ पाया कि चीनी माफिया का तरीका वारदात है क्या, या फिर हुकूमत भी इससे कहीं ना कहीं फायदा उठाती है? अगर हुकूमत ना कहा जाए तो हुकूमत में बैठे लोगों के भी इसमें कोई ना कोई स्टेक्स होते हैं कि जिसकी वजह से इस सब धोखे से, इस माफिया से सरफ नज़र कर लिया जाता है। इसके साथ ही प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।